नमस्कार। चर्चा चौकसे के विशेष कार्यक्रम के एक और पायदान पर हम आपके बीच में हैं। आज एक बार फिर जबलपुर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष भूपेंद्र दुबे जी। हम जबलपुर विकास की यात्रा में वो सहभागी रहे हैं, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। जबलपुर के विकास की यात्रा में जब वो चले, जब वो नगर अध्यक्ष थे, राजनीतिक दल से जुड़े, तो जबलपुर के विकास को या जबलपुर को वो कहाँ ले जाना चाहते थे और कहाँ तक सफल हुए जबलपुर के विकास को लेकर जो जिम्मेदारियां उनको मिली, चाहे भेड़ाघाट नगर पंचायत की हो या भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष की हो। तो बहुत सारे अनुभव हैं जबलपुर विकास के। उन्हीं अनुभवों को साझा करने के लिए आज वो हमारे बीच में हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। दुबे जी, आपका कॉफी हाउस विचार मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग जबलपुर के विकास की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास यात्रा के सहभागी रहे हैं, यात्री रहे हैं, तो आपकी नज़र में कैसा होता है एक शहर और इस यात्रा में कहाँ तक लेके आए हैं, कहाँ जाना है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि कहावत है कि हर बड़ी यात्रा का आरंभ एक छोटे से कदम से होता है। जी जी जी। और जिस प्रकार की भावना को लेकर के कॉफ़ी हाउस विचार मंच ने ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो बुलाया है, उसके लिए भी मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जिस विषय को हमने आज यहाँ चर्चा के लिए चुना है, वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर और आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शहर धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारी पुरानी, जो कृषि पे आधारित होती थी, उनका स्वरूप बदल रहा है। जो गांव होते थे, बेरोजगारी के अभाव में गांव के नागरिक शहरों में आके बस गए। गांव के उत्पादनों को व्यापार के दृष्टिकोण से लेने के लिए शहर के लोग गांव की तरफ गए। इस खींचातानी में गांव का स्वरूप भी बदला और शहरों का स्वरूप भी बदला। आज हमको लगता है कि जैसे बड़े शहर झोपड़पट्टी का रूप लेते जा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और वहाँ से लोग उखड़ उखड़ के शहरों में अपने आजीविका के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने इसी ढंग से अनियोजित ढंग से जनसंख्या को बचने दिया और नियोजित ढंग से उनको बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की, तो ये इस प्रकार की बड़ी बीमारियों का एक संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं, जैसा कि आज हम कोरोना का सामना कर रहे हैं। पूर्व में भी कई बीमारियां इस प्रकार की थी जो संक्रमण के चलते भी शहरों में फैली। मेरी जो जबलपुर के संबंध में अभी सवाल आया विकास यात्रा का, उसके बारे में केवल बताना चाहता हूँ कि 1973 या 74 में जब पहली बार शहर के विकास की संकल्पना लेकर के नगर निगम के चुनाव हुए और मैं पार्षद बना, तो उस समय शहर की स्थिति अलग प्रकार की थी। आज जबलपुर की स्थिति उससे बहुत अधिक भिन्न है। कई मायने में, बहुत से अर्थों में शहर में अंतर आया है, लेकिन एक बात जो सब में समान रूप से परिलक्षित होती है शहर के विकास के लिए, वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रबलता जब तक नहीं होगी, हम विकास की यात्रा को उस ढंग से तय नहीं कर पाएंगे जो कि हमारे लक्ष्य होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव
कई शहरों को पीछे ले जाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी सामान्य बात जो है कि हमने ये मान लिया है कि हमारी जो विकास की एजेंसियां हैं, चाहे नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो या दूसरी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो विकास की एजेंसी के रूप में काम करती हैं, यदि उनको काम करने की पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, उचित फंड नहीं मिलेगा, कुशल इंजीनियर्स, कुशल डॉक्टर्स और कुशलतापूर्वक अच्छा नेतृत्व नहीं मिलेगा, तो हम इसी प्रकार से पिछड़ते चले जाएंगे। हमारे ज़माने में जो नगर निगम हुआ करती थी, उसमें इतना अधिक भाईचारा हुआ करता था लोगों में कि शहर के विकास के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई अर्थ नहीं रखती थी। विकास के मुद्दे पे पूरे लोग मिलके उस निर्णय लेते थे और अच्छे कदमों की सब लोग मिलके उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करते थे। जी, महापौर का इतना अधिक सम्मान होता था, यदि चेयर पे बैठे हुए महापौर ने कोई आदेश कर दिया जी या अपनी बात रख दी, तो विरोधी दल के लोग भी उसको सहर्ष मानने में अपना योगदान देते थे और ऐसा नहीं होता था कि हम अपने महापौर की अवज्ञा करें। दूसरी तरफ महापौर भी इस प्रकार के सुलझे हुए व्यक्तित्व हुआ करते थे कि वो हमेशा शहर के विकास को ही तरजीह देते थे और राजनीति को तरजीह कम दिया करते थे। चाहे मैंने पन्नालाल जी श्रीवास्तव, बाबूराव जी प्रांजपे, डॉक्टर के.एल. दुबे, इनका समय देखा है और उससे ये सीखा है कि किसी भी स्थिति में इस प्रकार की संस्थाओं को अपने नगर के, अपने शहर के विकास को ही तरजीह देनी चाहिए और छोटी मोटी राजनीतिक सेवाओं में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। आज जिस प्रकार से जबलपुर का क्लाइमेट है, जलवायु है, जबलपुर की स्थिति है, मां नर्मदा के आशीर्वाद से नर्मदा के तट पे बसे होने के कारण हमको जो स्वाभाविक रूप से एक तीर्थ शहर होने का लाभ जो मिलता है जी, उसका जबलपुर ने भरपूर उपयोग तो किया है और एक ऐसे शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करने की हमारे पूर्वगामी विधायकों ने, सांसदों ने कल्पना की थी, उसका साकार रूप आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे वो जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो या दूसरे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हों, यहाँ पर जो नई लगातार खुलती आ रही हैं, कॉलेजेस जो नए बनते जा रहे हैं, इन सब ने मिलाकर के जबलपुर को शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एजुकेशनल हब के साथ साथ हम इसको चिकित्सा हब के रूप में ही बदल सकते हैं जी, क्योंकि प्रदेश और बुंदेलखंड में मेडिकल, जिस प्रकार के बड़े मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे यहाँ पर हैं, उसका फ़ायदा उठा करके हम इस शहर को एक आयुर्वेदिक हब में बदल सकते हैं। यहाँ पर जबलपुर की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार से है, पूरे मध्य प्रदेश में पास होने के कारण विद्यार्थी आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने आप को समाज का एक सक्षम व्यक्तित्व, डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक अच्छी बात है कि जबलपुर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि हमारे पास में खजुराहो, कान्हा किसली, भेड़ाघाट, पचमढ़ी, इस प्रकार से जो बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सब करीब में पड़ते हैं और जबलपुर को इस प्रकार से हम लोग विकसित कर सकते हैं कि जबलपुर के रोजगार के लिए यहाँ का पर्यटन इतना सक्षम है कि यहाँ के नौजवानों को काम दे सकता है, बड़ी बड़ी होटलें खुल सकती हैं जी।
और भविष्य में निश्चित रूप से भारत के एक ऐसे भव्य शहर के रूप में मैं इसको देखता हूँ, इसकी कल्पना करता हूँ, जहाँ सभी प्रकार के लोग अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जबलपुर में जो पर्यटन की अपार क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए और उनका दोहन किया जाना चाहिए। जबलपुर ऐसा शहर है, अद्भुत शहर है, उसका नाम ही पत्थर का शहर है, जिसको हम बोलते हैं जबल। जबल शब्द पत्थर के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ जो चट्टानों की खूबसूरती है, सुंदरता है, उसको इस प्रकार से हम क्रय शक्ति के रूप में, चाहे वो संगमरमरी पत्थर हो, चाहे वो लम्हेटा घाट की चट्टानें हों और चाहे मदन महल की पहाड़ियाँ हों, इसको हम इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं कि उसको पर्यटन के रूप में हम उसका विकास कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ, मैं नहीं समझ पाता कि इसका वैज्ञानिक रूप से आगे चल के ये कहाँ तक संभव होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस ओर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हमें पर्यटन के लिए बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अब रही जबलपुर के विकास की बात, एक समय ऐसा था कि जब जबलपुर मिलोनीगंज से लेकर गढ़ा फाटक तक सीमित था जी, यहाँ पर 4 दरवाजे थे। एक दो दरवाजे अपन को यहाँ मिल भी जाएंगे जी, लेकिन आज वो जबलपुर नहीं है। आज जबलपुर 20 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ शहर है, 2 किलोमीटर चौड़ाई का फैला हुआ शहर है। लाखों की जनसंख्या यहाँ आबादी के रूप में निवास करती है, उनको रोजगार मिलता है, व्यापार मिलता है, बड़े बड़े कॉलेज हैं। जबलपुर का वो रूप बदल गया जो आज से 100 वर्ष पहले था। लेकिन एक बात की संभावना जबलपुर में है कि जबलपुर को हम एक ऐसे सेंटर के रूप में विकसित कर सकते हैं जहाँ ट्राइबल क्लासेस के लिए एक संभावना के दरवाजे खुल सकते हैं। हमारे नर्मदा की पट्टी में गोंड, बैगा, भील, इस प्रकार की जो आदिवासी भाई निवास करते हैं, उनके लिए हम एक ऐसा सेंटर यहाँ पर बना सकते हैं जो कि सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी का कारण भी बन सकता है और उनकी संस्कृति को विकसित करने के लिए एक ट्राइबल हब के रूप में हम उसको विकसित कर सकते हैं। यहाँ की बैगाओं की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति को रानी दुर्गावती के उत्कर्ष और गौड़ आदिवासी राजाओं के कार्यकाल से जोड़ करके हम उसको एक पहचान यहाँ हम लोगों की बना सकते हैं। हमारे जबलपुर शहर का निश्चित रूप से एक इतिहास है, चाहे वो 1908 में बंगाल के क्रांतिकारी जब ग्वारी घाट में नर्मदा तट पे पकड़े गए थे, वहाँ से शुरू करें, या महात्मा गांधी जी की यात्राओं से शुरू करें, त्रिपुरी कांग्रेस से शुरू करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जेल यात्रा से शुरू करें। इसका एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने पहले भी कई स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, और तो ये सारी चीज़ें ऐसे सेंटरों में जाकर के जहाँ कर के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके, बताया जा सके, ताकि हमारे शहर को एक पहचान बने, एक पहचान मिले। अब किसी भी शहर के लिए बुनियादी चीज़ होती है उस शहर में उपलब्ध होने वाला रोजगार। यदि रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से वहाँ की संख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, लोग आएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। आबादी के साथ साथ ज़रूरी है कि शहर का क्लाइमेट इस लायक होना चाहिए कि लोगों को सूट करे। जैसे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर लोग अक्सर कहते थे कि गर्मी आ गई है, अब आपको पचमढ़ी में जाके रहना चाहिए। यद्यपि रोजी रोटी की जहमत में बहुत से लोग इस प्रकार की लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से
इस विचार को रखना चाहिए कि हमारा जो शहर है, हमारा जो नगर है, वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छी जलवायु का केंद्र बने, नागरिकों को स्वच्छ और साफ पीने लायक पानी मिलता रहे, यहाँ की सड़कें साफ रहें, यहाँ की नालियों में साफ सफाई देखने को मिले, अच्छी चौड़ी सड़कें हों, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का यातायात को निकलने में, प्रभावित होने में तो इस प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। यातायात के दृष्टिकोण से प्रत्येक दुकानों के सामने हमारी जो साइकिल वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह, कारें वगैरह रखने की जो आदत एक कस्बाई मिजाज के शहर की होती है, वो निश्चित रूप से उसका शहर के लोगों को निदान करना चाहिए। और अपनी इस आदत में सुधार अगर हम करेंगे तो हम इस शहर को अच्छा स्वरूप दे पाएंगे। वैसे भी शहर अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध रहा है, यहाँ पर खोबे की जलेबी और दूसरी चीज़ें बिकती रही हैं। हमने प्रयास भी ऐसा किया था कि खोबे की जलेबी को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे रख के बिक्री का, लेकिन चूंकि प्रचार प्रसार के अभाव में वो चीज़ चल नहीं पाई। हम लोगों के टाइम से लेके आज तक जो जबलपुर का विकास हुआ है, तो हम इसी में लगे रहे कि शहर बढ़ता जा रहा है, हमें कितनी सड़कें और बनानी है, शहर बढ़ रहा है तो पानी की व्यवस्था कैसी करनी है, नालियाँ कैसी बनानी है। आजकल नगर निगम इसी में व्यस्त रहा, जेडीए इसमें व्यस्त रहा कि नई कॉलोनियाँ बन रही हैं तो उनके प्लाट किस प्रकार से काटे जाएं। लेकिन एक शहर के दृष्टिकोण से कि अच्छा पर्यावरण उसको मिले, बुजुर्गों को अच्छे बगीचे में बैठ के सुबह के टाइम सैर करने की आज़ादी हो, बच्चों को खेलने के लिए अच्छे मैदान हो जहाँ पर वो अपना खेल कूद सकें, और हमारे नौनिहालों को, बच्चों को किसी प्रकार का डर ना हो कि वो साइकिल लेके सीखने के लिए बाहर जाएंगे तो कोई कार या गाड़ी आके उनको नुकसान पहुंचा देगी या रौन देगी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए भी जिस प्रकार से आज़ादी पूर्वक रहने की जो सुविधा मिलना चाहिए वो हमारा शहर अभी उपलब्ध नहीं करा पाया है। मैं चाहूँगा कि नर्मदा तट को इस प्रकार से विकसित किया जाए, इस तट को, ताकि यहाँ पर हमारे सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, जाकर के उस प्राकृतिक सुविधा का आनंद ले सकें और सुविधापूर्वक रह सकें। बहुत सारी बातें आपने कही और बहुत कंक्लूड करके की, समग्र बातें बहुत अच्छी बात की कि ऐसा विकास नहीं, एक जेडीए बनाने में, कॉलोनी बनाने में लगा रहा और नगर निगम बढ़ते शहर की सड़कें बनाने में लगा रहा। इस बीच में मानवीय मूल्य हमें लगता है पीछे छूट गए, जो उनको दृष्टिगत रखते हुए डेवलपमेंट की बात की, अपने पर्यावरण की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे परिणाम सुरक्षा की बात की, ये सारी बातें भूल गए विकास के दौरान। तो ये भूलने की आदत, जो आप विकास के राही रहे हैं, जबलपुर के विकास के राही रहे हैं, यात्रा में सहभागी हैं, आपको क्या लगता है कि ये पहले से हो रहा है कि अभी अभी हो रहा है कुछ सालों में? नहीं, देखिए, मानवीय मूल्य अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारा जैसा विश्वास है कि मानवीय मूल्य तो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से निश्चित होता है। हमारे परिवारों में जो हमको सिखाया जाता है, माँ बाप के प्रति हमारे जो फर्ज हमको बतलाए जाते हैं, हमारे घरों में जो संबंधों की पवित्रता होती है, ये सब चीज़ें हमको निश्चित रूप से आज भी हमको अपने परिवार से ही मिलती है। अब रही स्कूलों में मानवीय मूल्यों की बात, तो जब तक आप अपनी ज़बान में अपनी बात करने का सलीका नहीं लाएंगे, जब तक आप अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पहुंचाते रहेंगे, हम मानवीय मूल्यों से दूर रहें, वो होगा। क्योंकि जो कौम अपनी भाषा भूल जाए, जो कौम अपनी भाषा में अपना साहित्य सृजन करने की क्षमता खो दे, उस कौम से मानवीय मूल्यों की आज नहीं तो कल हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपके दृष्टिकोण में? हमारे दृष्टिकोण में मानवीय मूल्य आज
हमारे आर्थिक आवश्यकताओं से निश्चित हो रहे हैं। और हमारी आवश्यकताएं इस प्रकार की हो गई हैं कि आज हम स्वाभाविक रूप से मान लीजिए मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल में फ़ोन आता है, भाई कहाँ हो, भले ही हम कॉफ़ी हाउस में बैठ के गप मार रहे हों निश्चित रूप से, लेकिन कह देंगे कि भाई अभी मैं शेविंग कर रहा हूँ। तो आपने एक झूठ तो बोला। जी जी। तो ये झूठ आता कहाँ से है? तो ये झूठ इसलिए आता है क्योंकि आपने अपने उस दिन का जो टाइम टेबल शेड्यूल तय किया है कहीं ना कहीं किसी से छुपाया हुआ है, या कहीं आप जाना चाहते थे लोगों को कुछ और बताया है। तो दैनिक जीवन में होने वाली जो छोटी छोटी बातें हैं वो निश्चित रूप से हमको जीवन में आगे जाके बहुत घातक सिद्ध होती है और उससे मूल्य डगमगा जाते हैं। जो आपने पर्यावरण की बात की, मैं जो जानना चाह रहा था वो ये है कि पर्यावरण की चिंता करना या पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास की बात करना ये मानवीय मूल्य है, मेरे को ऐसा लगता है। निश्चित या बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए बागीचों का निर्माण करना ताकि वो शुद्ध हवा ले सके और बैठ सके, ये मानवीय मूल्य है। अपने नौनिहालों के खेल के दृष्टिकोण से रखे हम खेल के मैदान तैयार करें, ये मानवीय मूल्य, ये वैसा हमारा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये नहीं हुआ है तो जो हमारे अधिकारी है, नेता है, वो इससे अछूते रहे मानवीय मूल्य? आप एक बात को भूल गए हैं, क्योंकि मुझे बार बार ये बात नहीं कहना चाहिए जी जी कि जब तक हमारे समाज में किसी वस्तु को पाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ हमको पानी है निश्चित रूप से हमें उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण तो एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ उसी से निकलता है। यदि पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपके मानवीय मूल्य भी बिगड़ेंगे, पारिवारिक मूल्य भी बिगड़ेंगे और सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण तो पहली आवश्यकता है। बिल्कुल। तो उसी को दृष्टिगत रख, मतलब अभी अभाव है, जो विकास की परिकल्पना अधिकारी हो चाहे नेता हो, तो उसमें अभाव देख रहे हैं। हाँ, अभी इसलिए अभाव देख रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकारी इस जानते ही नहीं कि ऊंचे स्वर में बात करना या शहर में जाते समय मोटर का हॉर्न बजाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से घातक है। इस चीज़ को अभी हमारे अधिकारी भी नहीं समझते। हमने नियम बना दिए हैं कि 10 बजे रात के बाद में हमको स्पीकर नहीं बजाना, लेकिन समाज में हम बजाते हैं और इसको कानून तोड़ने में अपनी शान समझते हैं। हमने ये मान लिया है कि नर्मदा जी में स्नान करके अपने शरीर की गंदगी को धोना हमारा स्वाभाविक अधिकार है। किसी ज़माने में रहता रहा होगा, लेकिन आज हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। हमको पीने का जल स्वच्छ रखना ही पड़ेगा। यदि मानव जाति को बहुत लंबे अरसे तक इस ग्रह में निवास करना है तो हमें पर्यावरण के बारे में चिंता करनी ही चाहिए, और वो चिंता हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने इतिहास को, वर्तमान को, भविष्य को समग्र दृष्टिकोण से विचार नहीं कर पाएंगे। और ये समग्र दृष्टिकोण आप तभी विचार कर पाएंगे जब आप हिंदी में ही जीवन जीना शुरू करेंगे। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ करके आप केवल अच्छे IAS अधिकारी बन सकते होंगे, IPS अधिकारी बन सकते होंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ी हुई हमारे पुराने ज़माने की पीढ़ी आज हम उसी को अपना आदर्श मानते हैं। आज वही हमारी आदर्श है। नए ज़माने की पीढ़ी जो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के लिखी है, हमारी आदर्श आज भी नहीं बन पाई। हम अगर ये माने कि पिछले 10-15 वर्षों में जो सरकारें रही हैं, नगर सरकार ने या राज्य में रही हैं, उनने जबलपुर से कितना आगे ले जाने की कोशिश की है, जा पाया नहीं जा पाया, आपका नजरिया क्या है? नहीं, देखिए, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर में कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी सबका शासन रहा और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से इस शहर को आगे ले जाने का प्रयास किया। किसी पार्टी ने बग्गी बांध बनाया, तो किसी पार्टी ने व्हीकल फैक्ट्री बनाई, तो किसी ने कुछ और काम किया, किसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम किया। निश्चित रूप से इसमें हमारी जो सीमा और सोच और जो हमारी क्षमता थी, उसमें सभी पार्टी के लोगों ने काम किया है। एक काम जिससे अभी हम सबको बचना चाहिए, ख़ास तौर से आने वाली पीढ़ी को,
यद्यपि चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और अपनी पार्टी के लिहाज से मैं सोचता हूँ कि जो मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम किया है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। जीवन में अगर हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमको अपने आचरण को पवित्र रखने की ज़रूरत है। एक बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। जो अधिकारी नेता पिछले दिनों आए हैं वो ऐसे वर्क किए हैं जैसे हम आज आए हैं, आज ही करना है। अपने शहर से प्रेम का जो मानवीय मूल्य एक प्रेम का है वो जोड़ के काम नहीं किए हैं, सिर्फ आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से काम किए हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, लेकिन अच्छे अधिकारी भी इस शहर में आए हैं और ऐसे अच्छे अधिकारियों ने, अब आप देखिए एक ज़माने में बाबूलाल जी गौर हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे शहर पूरे प्रदेश से अतिक्रमण हटाने के लिए काम किया और उनको बुलडोजर मंत्री के रूप में आज भी याद किया जाता है। आखिर ये अधिकारी लोगों ने ही तो किया। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती तो वो अधिकारी भी क्या करते? जब उनको ऊपर से आदेश है कि भाई आपको ये काम करना है तो कर रहे हैं। चलिए, नीलेश चौधरी जी हमारे साथ होता कोई सवाल आपके हितवाद में है ना? जी, आप तो टाइम परिचय कोरोना काल के दौरान जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की और सख्ती की अभी उस बीमारी को रोकने के लिए, क्या विकास कार्य के लिए भी ऐसी सख्ती और गाइडलाइंस सरकार को जारी करना चाहिए? अब सरकार के पास वो सब साधन होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रयोगशालाएँ होती हैं, लैब्स होती हैं और उनको मिला करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। नहीं, अगर वो निष्कर्ष निकाल के अपने आदेश नहीं देंगे तो हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि स्थिति क्या है? जी। और निश्चित रूप से जो कदम हम सरकार ने उठाए, चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे कोरोना काल में अपने वैक्सीनेशन का काम हो, प्रशंसनीय है। और अभी भी सरकार इस बात के लिए हम सब नागरिकों को सजग करती रही है कि भाई आपको कोरोना से इस ढंग से बचना चाहिए। आप याद करिए कि इतना शक्ति संपन्न और सामर्थ्यशाली राष्ट्र होने के बावजूद भी अमेरिका में अधिक व्यक्ति मरे हैं, हमारे यहाँ कम लोग मरे हैं। नहीं, मैं विकास कार्य के लिए वैसी ही सख्ती और गाइडलाइन जारी करना चाहिए क्या सरकार? यू मीन कंट्रोल डेमोक्रेसी? आप ये कंट्रोल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं, मतलब जो विकास कार्य है उसमें नहीं। देखिए, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि हमारे पास बोलने की आज़ादी होना चाहिए, कहने की आज़ादी होना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार लोकतंत्र के प्रति उसके जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, मूल्य हैं, उनकी अवहेलना करे तो उसको दंड देने की शक्ति भी होना चाहिए। अब चाहे उसको आप किसी भाषा में कहें, चाहे डेमोक्रेसी कंट्रोल करें, जैसे अभी सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया। हाँ, बिल्कुल। उससे विकास तो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, किया उन्होंने। वातावरण तो ठीक होगा। वातावरण राकेश मिश्रा, डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से हमारे साथ उनका सवाल है। सत्ता और संगठन से आपने लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे, वर्तमान भाजपा को आप किस तरह से देखते हैं? एक नई भाजपा, एक नया बदलाव का दौर चल रहा है, किस तरह से देखते हैं वरिष्ठ नौजवानों के बीच? भाई देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी में के पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। जी। एक संघ के स्वयंसेवक होने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए गौरव की बात है और मुझे इस पर फख्र है। एक स्वयंसेवक होने के नाते हम इस पूरे देश में रहने वाले लोगों को हिंदू ही मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी हो। जो भारत हिंदुस्तान में रह रहा वो हिंदू है। जब इंग्लैंड में रहने वाला अंग्रेज हो सकता है, फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच हो सकता है, चीन में रहने वाला चीनी हो सकता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो ये जो विभाजन की रेखाएं कि तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम आदिवासी हो, ये हमारे गुलामी के टाइम पे तथाकथित अंग्रेजों ने हमको लड़ाने के लिए इस प्रकार की बातें बनाई थी। और
अच्छी बात है कि हम सब उन चीज़ों को भूल करके भारतवासी बने। जाति प्रथा ने हमारे समाज को बहुत कष्ट दिया, हम चाहते हैं उस कष्ट से भी हम छुटकारा पाएं। पूरा भारतवर्ष एक रहे जैसा कि हमारे वैदिक कालीन युग में था। ये तो नर्मदा का गौरव कोई भी देश दुनिया में है, अब नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा को लेकर एमपी राजनीति जबलपुर शहर में खास तौर से उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, नर्मदा की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डर्स काम करने लगे हैं, क्या कहेंगे? नर्मदा जी को आधार बना करके हम लोगों ने पहले एक संस्था बनाई थी, नर्मदा तीर्थ समिति जी। उस तीर्थ समिति को आप पत्रकार भाइयों ने बहुत अधिक सहयोग दिया। भास्कर, नवभारत और तमाम पत्रकारों ने उसकी क्रियाकलापों को हमेशा प्रकाशित किया। हमने उसके माध्यम से, उस बहाने से नर्मदा जयंती मनाना प्रारंभ किया, जो आज जबलपुर का सबसे बड़ा पर्व बन गया। नर्मदा जयंती की शुरुआत की और उसके बाद नर्मदा की तलछटी में जमने वाला जो कीचड़, गंदगी वगैरह थी, चोई वगैरह थी, उसको निकालने का काम किया। और इतना अधिक प्रचार मिलने के कारण क्या हुआ कि शहर के बड़े लोग आकर्षित हुए, खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उन्होंने देखा और समझा कि भाई नर्मदा के जल में गंदगी क्यों होती है। तो ये पाया गया कि उसमें हमारा अपना खुद का व्यवहार, रेत का खनन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि नर्मदा को प्रदूषित करती हैं। आज रेत का खनन धड़ल्ले से हो रहा है। लोग अभी भी नर्मदा के जल की चिंता नहीं करते हैं। ये उनका दृष्टिकोण है। कुछ लोग आस्था के दृष्टिकोण से नर्मदा जी जाते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से जाते हैं। लेकिन सबको एक चीज़ समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से वहाँ पर पहुँचें, सबको जल का सम्मान करना चाहिए। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ हैं। शहर के विकास के में आप लंबे समय से साक्षी भी रहे हैं। शहर में अतिक्रमण और अवैध कब्जे ये लगातार होते रहे जी। प्रश्न उठता है कि अवैध कब्जे होते हैं या अवैध अतिक्रमण होते हैं, तो जब वो बन रहे होते हैं उसी समय उस पर कोई रोक नहीं लगा। जब वो बनकर तैयार हो जाते हैं तब उन पर कार्रवाई होने की बात होती है और तब तक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है। जिसके क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहा है उस आदमी के क्षेत्र में पाए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार हो उसको दंड मिलना चाहिए। चूँकि मैंने कहा था कि हम अपना सामाजिक दायित्व समझ नहीं पाते, इसलिए अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। इसमें कभी संगठन में चर्चा हुई क्या इस तरह की बात? हाँ, संगठन में चर्चा होती है और आप जानते हैं वोटों की सबको जरूरत होती है। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं। जबलपुर संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और पहले यहाँ शिक्षा का काफ़ी अच्छा स्तर रहा, यहाँ विदेशी भी पढ़ने आते हैं। आज जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जिससे प्रतिभा पलायन हो रहा है, तो आने वाले समय में जबलपुर एक वरिष्ठ जगह घर बन के रह जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। तो जो शिक्षा के स्तर को उठाना चाहिए, इसके लिए कड़ी प्रयास। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग सरकारों को मजबूर करें कि भाई वो हमारे जो तकनीकी विषयों की पुस्तकें हैं उनको हिंदी में प्रकाशित करें और हिंदी में ही शिक्षा दें बच्चों को। आज मुझे एक दिन इतना कष्ट हुआ कि मैंने अपनी नातिन मेरे पास एक मैथमेटिक्स का प्रश्न लेके आई, तो मैंने कहा कि 89 उससे घटा दो। बोले 89 मतलब क्या? वो बोलती है 89 मतलब क्या? मतलब उसको 89 जब बताया गया तब उसकी समझ में आया कि 89 का ये मतलब होगा। जब हमारे बच्चों को अभी से इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी तो वो किस प्रकार से फिर अपने दिमाग में चिंतन में लाएंगे कि भारत के हमको किस प्रकार के रोग से लड़ना है, तो इसके लिए हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम बुनियादी तौर पे पिछड़ जाएंगे
इसलिए अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई हमको फिर से जारी करना पड़ेगी। मुझे अपने बचपन की याद है, इसी काफ़ी हाउस में बैठ करके वहाँ पर राजा बहादुर सिंह के नेतृत्व में आज हमारे मित्र थे, हम लोगों ने एक आंदोलन किया था और पूरे जबलपुर शहर के बोर्ड जो कि अंग्रेजी में लिखे गए थे उखाड़ के फेंक दिए थे। अंग्रेजी से ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा को मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि शेक्सपियर का क्या मतलब है और उनके नाटकों का क्या महत्व है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तुलसीदास को भूल जाएं। बहुत अच्छी हमारे लिए तुलसीदास पहले हैं, सूरदास पहले हैं, शेक्सपियर बाद में है। बहुत अच्छी भाषा से लगाव होना चाहिए। अपनी आपने भाषा जैसे अभी भाषा की बात की, हिंदी भाषा की और ज़्यादा इसमें आना चाहिए प्रचलन की। लेकिन हिंदी भाषा में अभी तक व्याकरण ही डिसाइड नहीं हुआ है। व्याकरण, अरे कितने सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ पंडित भवानी प्रसाद जी तिवारी के पिताजी कामता प्रसाद जी तिवारी गुरु जो हिंदी के सबसे बड़े वैयाकरण थे और उनकी लिखी हुई व्याकरण की किताब। हाँ, मतलब वो व्याकरण की जो पॉपुलैरिटी नहीं हो पा रही हिंदी की, जैसे कोई उसको ये तो हमारा अपना काम है। आपने इस पर क्या करना चाहिए? आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि अगर हम शेक्सपियर को जानते हैं तो हम तुलसीदास को नहीं भूलना चाहिए। तो सीधा सा अर्थ है कि जो हमारा अपना है उससे हम पहले प्रेम करें। क्या आपको लगता है कि जबलपुर का जो नहीं, मैंने इसलिए कहा कि हम शेक्सपियर का नाम लेके किसको प्रभावित करना चाहें। भाई वो लोग जो मुट्ठी भर की संख्या में हमारे देश में आए, हमारे घर को लूटा, लूट का माल इंग्लैंड ले गए और जाते जाते भी साथ में घर का जो था उसको 2 टुकड़ों में बांट करके सारी सामग्री को उठा करके हम किसी इस ढंग से हम उनके प्रति कोई अगर उनने अच्छा काम किया होता। इंग्लिश भाषा ने अपनी संस्कृति में निश्चित रूप से हम विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राणा डे और बहुत बड़े बड़े लोग दिए, वो भी सब इंग्लिश पढ़ के आए थे। लेकिन उन लोगों ने अपनी मातृभाषा को ऊपर उठाया ना। आज रविन्द्रनाथ टैगोर को जो पुरस्कार मिला इंग्लिश के खातिर मिला, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं आज जिस ढंग से बांग्लादेश में पढ़ी जाती हैं, अपने देश में पढ़ी जाती हैं, जो उनका सम्मान है तो हमारे अपने कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके पास जो है आपकी जो संपत्ति है, चाहे वो साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, उस विरासत को सम्मान करें। सम्मान करें। एक नर्मदा तीर्थ क्षेत्र की अपन बात करें, आपको लगता है कि तीर्थ क्षेत्र घोषित होने के बाद उसका विकास हो पाएगा क्या? वैसे तीर्थ क्षेत्र क्या होना चाहिए थोड़ा पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। विकास तो हुआ है क्योंकि घनी बस्ती बसी हुई थी और निजी ज़मीनें थी लोगों की, लोगों के पास अपने खुद के मकान बनाने की जगह नहीं थी। जो माल बाजार बोल देता था उसको वार्षिक किराया देकर के लोग बसने लगते थे। तो अनुचित तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से बने हुए थे। आज कुछ प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है। नहीं, मैं तीर्थ क्षेत्र के साथ ग्वारी घाट की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा पर्व हो गया है नर्मदा जयंती। हाँ, पिछले दिनों पर नर्मदा जयंती निश्चित रूप से 4 से 5 लाख लोग रहे हुए हैं। तो हमारे जो व्यवस्था में लगे हुए ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई तो बोले हम डरे रहते हैं क्योंकि वहाँ के जो बेसिक व्यवस्थाएं वैसी नहीं हो पाई हैं कि हम इतनी क्राउड को कंट्रोल कर सकें। वो डेवलपमेंट की बात करें तो आपको लगता है कि लगातार ये बढ़ना है, ये घटना तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए? नहीं, आपके नजरिए से अधिकारियों को थोड़ा समय देना चाहिए। अधिकारी लोग जाते हैं अपने गाड़ी में बैठ कर के 2 घंटे में इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये करो, वो करो, पिछला रिकॉर्ड निकालो कि क्या किया था, क्या नहीं किया था, और पुलिस अधिकारी को बुला के चले। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बुला करके क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठ करके एक डायलॉग कायम करना चाहिए और उसमें उनको अपनी ज़रूरतें बताना चाहिए लोगों को कि हम इस ढंग से चाहते हैं, तो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। एक चीज़ और है कि वो चाह रहे कि मतलब हम भी चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो तीर्थ क्षेत्र का विकास ऐसा हो ताकि जब भी इतनी क्राउड एकत्र हो तो अव्यवस्था। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ
किसी भी मेले में वहाँ पर ग्वारी घाट आप जाइए तो ग्वारी घाट के रहने वालों को खंडारी नाले के इस पार गाड़ी आप नहीं ले जा सकते। क्यों? अब पुलिस वाला जो ड्यूटी पे लगा उसको मालूम ही नहीं कि ये बंदा ग्वारी घाट का रहने वाला है कि शहर का रहने वाला है। पुलिस विभाग इस बात की व्यवस्था नहीं कर पाया है आज तक कि आइडेंटिफिकेशन कर दे और वर्गीकरण कर दे कि भाई इनको इनके साथ इस ढंग का व्यवहार करना है, ग्वारी घाट के क्षेत्रीय लोगों के साथ इस ढंग का व्यवहार करना है और बाहर से आने वालों के साथ इस ढंग का व्यवहार करना है। एक बात, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको आज तक हटा नहीं पाए ग्वारी घाट से। लाख अधिकारियों से निवेदन किया, क्यों नहीं हटता इंक्रोचमेंट? हटाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग मिलकर हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उम्मीद में आपने बात कही, नगरीय चुनाव आने वाले हैं, भाजपा की क्या भूमिका होने वाली है, किस रूप में देख रहे हैं? अब राजनीतिक बात हो गई है। वो भी विकास से जुड़ी हुई है। विकास से जुड़े क्या आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? जिम्मेदार देखिए, हमारी पार्टी ने पिछले जो 2 महापौर दिए आप जबलपुर शहर को, और आप देख रहे हैं कि पहले की तुलना में शहर में अंतर तो लगता है। बिल्कुल। और पत्रकार होने के नाते आपने पुराने शहर भी देखे होंगे, आज ये भी देखे होंगे जी। तो कभी कभी हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी कि भाई एक नया कंसेप्ट आना चाहिए, उसके लिए एक नए हवाई अड्डे की जबलपुर को सख्त जरूरत है। बिल्कुल। कनेक्टिविटी परफेक्ट होना चाहिए। कनेक्टिविटी हमारी कम है। हमारे सांसद जी ने बहुत प्रयास करके कनेक्टिविटी के मामले में जबलपुर को आगे ले गए हैं। सड़कें भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ बाईपास वगैरह बनाने की कोशिश की। और अगर एक बड़ा शहर बनता है अपने पास कोई भी जगह, तो उससे लोगों को फायदा ही होगा। और राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से भाजपा ही जीतने वाली है। जबलपुर में भाजपा का महापौर बनेगा, भाजपा के पार्षद चुने जाएंगे, और जब तक जनता हमको अपना आशीर्वाद देती रहेगी, विकास के काम होते रहेंगे। लेकिन विकास में गुणात्मकता की बात होगी कि नहीं? अभी जो विकास हुआ उसमें गुणवत्ता या गुणात्मकता थोड़ा कम नजर आ रही। पत्रकार अब नहीं होगी तो पब्लिक सिखा देगी। जिस तरह का जनता विश्वास अभी कर रही है, आपका कहना है, इस तरह का माहौल लेकिन बढ़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग बार बार वही चेहरे रिपीट होते हैं, नए चेहरे की बात है, क्या लगता है? अभी महंगाई को लेकर देखिए क्या है, अभी कॉर्पोरेशन चुनाव की अपन बात कर रहे थे। क्या होता है कि जैसे कि वार्डों का आरक्षण होता है, अभी कोई वार्ड महिला है, अब वो मान ले एक महिला को हमने चुना, बड़ी मुश्किल से साल भर बाद तो उसने काम करना शुरू कर, बेचारी मध्यम क्लास की महिलाएं या छोटे परिवारों की महिलाएं वैसी भी थी। अब जब तक वो काम करना सीखती है तब तक पता चला 5 साल गुजर गए हैं। अब ये वार्ड था, अब वो भी अब महिला नहीं रहा, वो पुरुष हो गया। अब वो महिला अपने अनुभवों को कहाँ लेके जाए, क्या करे? महंगाई और इसका असर पड़ेगा क्या वार्ड चुनाव में? पेट्रोल नहीं, इतना अधिक नहीं। जनता ने जितना आशीर्वाद दिया उतना उसको प्रतिसाद नहीं मिला। हाँ, हम ये कह सकते हैं, जनता ने तो अपनी झोली भरपूर भर दी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण से उनके जो सोचा था उसके लायक साबित करेंगे हम अपने आप को। कॉफी हाउस विचार मंच के आज के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा चौक में हमारे साथ थे वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंडित दुबे जी हमारे साथ थे, और भूपेंद्र दुबे जी, और लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो बात कर रहे थे कि जबलपुर पत्थरों का शहर है, लेकिन पत्थरों का है, दिल लेकिन बहुत मुलायम है सबके, और विश्वास की उनकी परिकल्पना भी सार्थक होगी, भारत के मानचित्र पर नए तरीके से उभरेगा। और नर्मदा की बात करी तो डॉक्टर सुमित्र के शब्दों की दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर रेवा का आशीष।
अगले सप्ताह हम फिर एक नई शख्सियत के साथ शहर के विकास पर बात करेंगे। आज बस इतना ही। हम 2-3 मिनट और दुबे जी का चाहते हैं। आइए नहीं है, थोड़ा स्वागत का क्रम ऐसे बीच में धीरज जी। बहुत अच्छा लगा भाई, बड़ी सार्थक चल रही है। आप कॉफी हाउस विचार मंच पर आए, आगे एक दो आइए छोड़िए एक ये रख दो बात कर और आइए सर आडा जी। हम सब लोगों की ओर से छोटी सी भेंट आपकी सक्रियता के आशीर्वाद के लिए हम सब लोगों को बना रहे हैं। आओ आइए आइए अब ये दो मिनट आइए इसके बाद आइए हो गया आइए भैया आइए और आगे आगे हाँ हाँ एक अरे भाई बात इधर आओ बैठिए 2 मिनट ये देखो ये सिद्ध बाबा वार्ड से लड़की काफ़ी मेहनत कर रही है, आपके आशीर्वाद से और महिपा ने भी बीजेपी में लगे। अजय फोटो तो भेजा है हम लोगों ठीक है ना। अरे ठीक है, लोग आ रहे हैं नौवे जी की हाँ नौवे जी फोटो चौबे जी के साथ मिला है और यादगार फोटो रहेगी। चर्चा चौक से में अभी आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह के विचार सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए है, कुछ प्राप्त करना है, तो प्रबल इच्छा शक्ति के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ये मूल मंत्र है कि अगर आपको अपने जनप्रतिनिधियों से विकास चाहिए है तो सड़क पर उतरिए और संघर्ष करिए। यही मूल मंत्र उनके अनुभव से मिला है। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत को बुलाएंगे और बात करेंगे शहर के विकास की। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा वो लाइन, कैसा लगा पूरा हिंदी? हाँ नहीं, कॉफी हाउस विचार मंच